आज ये आवाज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें जनता से उसका वोट लेने के बाद 5 साल तक उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। इसलिए एक वोटिंग मशीन मत बनिए, क्योंकि सरकारें तो यही चाहेंगी, हमारे देश के नेता यही चाहेंगे कि आप मशीन की तरह रहें। वो मशीन जो बोल नहीं सकती, वो मशीन जो भावुक नहीं हो सकती, वो मशीन जिसे गुस्सा नहीं आ सकता, वो सिर्फ वोट डालने वाली मशीन है। 5 साल में एक बार अपना वोट डालिए और अधिकारों की बात मत कीजिए। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद के एक कथन से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारी पूरी व्यवस्था हर उस व्यक्ति के मुंह को टेप से बंद कर देना चाहती है जो अन्याय के लिए चुप न रहकर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। आज की तारीख में हमारी व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी है कि अगर किसी परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और पुलिस से उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो पीड़ित परिवार इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। और कोलकाता से लेकर बदलापुर तक हमारे देश में आज यही हो रहा है। बदलापुर में जो हजारों लोग 4 साल की 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन्हें इसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि पुलिस ने उन्हें इंसाफ मांगने के इस गंभीर आरोप के लिए, इस गंभीर अपराध के लिए 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया। और ये इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इन लोगों ने आखिर ये सोचा भी कैसे कि ये लोग अपनी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और सड़कों पर उतरकर उस व्यवस्था और पुलिस का विरोध कर सकते हैं जो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को अपनी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी को चुपचाप सह लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं और अब इन प्रदर्शनकारियों को इसकी सजा मिलेगी। इनके ऊपर एफआईआर हुई और अब इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तमाम लोग आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। ये किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक जुलूस निकालकर लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं। ना ही ये आंदोलन किसी खास जाति के लिए है, ना ही किसी आरक्षण के लिए हो रहा है, बल्कि ये लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी बेटियों और बच्चियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर ये तमाम जनता जो भारत की जनता है, ये लोग वोट डालते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं। इन्हीं लोगों के पास हमारे देश के नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही इनकी बात सुनना नहीं चाहते। पुलिस का कहना है कि यह भी एक अपराध है, क्योंकि इंसाफ मांगने के लिए ये लोग गैर कानूनी तरीके से एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। और हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब ना हो तो क्या हमारी व्यवस्था इनकी बात सुनेगी? क्या पुलिस इनकी बात सुनेगी? इन लोगों को इंसाफ मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, यह हमारी पुलिस का कहना है। और पुलिस के कहने पर अपना विरोध प्रदर्शन तुरंत इन्हें खत्म करके चुपचाप वापस घर चले जाना चाहिए था और इस व्यवस्था के सामने चुप रहना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। कल जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कुल मिलाकर 22 लोगों को आज 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इनमें से 22 लोग जेल चले गए। लगभग 300 लोगों पर एफआईआर हुई है। इसे आप काउंटर एफआईआर कह सकते हैं। ये लोग एफआईआर की मांग करने के लिए आए थे, अब इन्हीं पर एफआईआर हो गई। इससे आज ये बात साबित हो गई कि पुलिस के हाथ में सब कुछ है और वो चाहे तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। वो आपकी बेटियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी कर सकती है और इसका विरोध करने पर आपके खिलाफ तुरंत रिवर्स एफआईआर भी कर सकती है और आपको इंसाफ मांगने के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा कड़वा सच है जो आज मैं आपके सामने आपको बताने के लिए आया हूं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो और कोई सरकार हो,
वो चाहती है कि आप लोग एक वोटिंग मशीन बनकर रह जाएं और चुपचाप 5 साल में एक बार जहां वो कहें वहां आप वोट डाल दें। इस लोकतंत्र में आपकी जरूरत सिर्फ वोट डालने के लिए है और हमारे देश की वोटिंग मशीन ईवीएम नहीं, बल्कि यह मशीन इस देश के वो करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज आप ह्यूमन वोटिंग मशीन कह सकते हैं, HVM। इसलिए ईवीएम को भूल जाइए, अब HVM को याद रखिए, जो 5 साल में एक बार वोट देने के बाद इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। जैसे मशीन चुप रहती है, वैसे ही इस देश के नेता लोगों से अब चुप रहने की उम्मीद करते हैं। और जब कोई नागरिक लोकतंत्र में अपनी इस जगह को भूल जाता है तो वो अपनी बहन, बेटियों, पत्नियों और माओं की इज्जत बचाने के लिए और उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरता है, तो ये नेता और ये पूरी व्यवस्था इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और बदलापुर में भी इंसाफ मांगने वालों के साथ यही नाइंसाफी हो रही है। आज आप अपराधियों की तरह जेल जाते हुए इन लोगों की तस्वीरों को देखिए, जो रोते बिलखते हुए ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में अब अपनी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा मांगना भी अपराध हो गया। और सोचिए, जो लोग अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षा मांग रहे थे, उन्हें पुलिस कैसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। और जिस अपराधी ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत की, उसका चेहरा छिपाकर उसे ले जाया जा रहा है और इन लोगों को कैसे ले जाया जा रहा है वो भी आप देखिए। संध्याकाळी नाईटला जायला निघला तर मला गाडी चालू आहे का बघायला जातो म्हणून स्टेशनला गेला। त्यांनी सगळ्यांनी असं सगळ्यांमध्ये भेटला, तो त्याला पकडला तर मी गावावरून आले, मला कळलं आता मी आले इथं। माझ्या मुलाला सोडा, बस माझ्या त्याशिवाय मला कोणी नाही आहे। दादा, न्यायपालिकेवर विश्वास आहे आणि आमच्यावर न्याय होणार, सत्यमेव जयते। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। सर, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, फक्त मला ट्रेन सुरू करून द्या एवढंच मी पोलिसांना बोललोय। तर या कारणास्तव मला संध्याकाळी मित्राकडे दिवाळा जायचं होतं, तर मला या कारणास्तव उचलले त्यांनी। तुमच्या समोर सर्व तुमचे बाबा देखो, आम्ही काल पण तेच होतो, आज पण अशा पद्धतीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर में जो बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वो लोग असल में लोकल नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे और राजनीति से प्रेरित थे। और इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में ये कानूनी कार्रवाई की है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते। आप ये देखिए कि जब बदलापुर में बच्चियों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तब इसी देश में आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया और इस भारत बंद के दौरान हिंसा और आगजनी करने वाले लोगों को पुलिस रोकने की भी कोशिश नहीं करती। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां भारत बंद के दौरान आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोगों ने एक स्कूल बस को रोककर हंगामा किया। इस दौरान स्कूल बस में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो टल गया। स्कूल बस को तो कम से कम छोड़ सकते थे। इसके अलावा इन लोगों ने काम पर जाने वाले लोगों से भी बदसलूकी की। कामकाजी लोगों को रास्ते से रोककर वापस लौटा दिया कि आज आप काम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, एक रोजमर्रा का व्यक्ति जो डेली वेजर है या अपने दफ्तर काम करने के लिए जा रहा है, उसे क्या दफ्तर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है?
और ऐसे लोगों को भी उन्होंने रास्ते से लौटा दिया, क्योंकि यह हंगामा आरक्षण के मुद्दे पर हो रहा है। इसलिए क्या इस हंगामे को हम अलग तरीके से देखेंगे, इस प्रदर्शन को अलग तरीके से देखेंगे, और क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं? लेकिन जब इसी देश में लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें अपराधियों की तरह गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, और इन लोगों को सरकार कहती है कि उन्हें सहनशीलता दिखानी चाहिए, वो शरीफ नागरिक है। हालांकि बिहार की इस घटना में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। बदलापुर में कैसे जनता बदला लेना चाहती है वो तो आपने देख लिया। बिहार में क्या हो रहा है आरक्षण को लेकर बुलाए भारत बंद के दौरान, वो भी अब आपने देख लिया। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां 8 और 9 अगस्त की रात को एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी और इसने अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने देखे थे और इन सपनों को अपनी एक डायरी में लिखा था, और ये डायरी अब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि इस महिला डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। ये जो डायरी है, इसमें जो बातें लिखी हैं वो देश के हर उस माता पिता के लिए हैं जिनकी बेटियां इसी तरह के सपने देखती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि इस बेटी ने कौन से सपने देखे थे। उसकी डायरी में लिखा है कि उसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है एक दिन, और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना है, अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी। इसमें उन बड़े अस्पतालों का नाम उसने लिखा जहां वो भविष्य में काम करने का सपना देखती थी। इसके अलावा वो अपनी मेडिकल डिग्री में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और शादी के बाद एक बेटे की तरह अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहती थी, उनके सारे खर्चे उठाना चाहती थी। और इस महिला डॉक्टर का सपना था कि वो अपने माता पिता को सारी दुनिया की खुशियां लाकर दे। अब हम प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में 10 घंटे का सफर करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे, उस ट्रेन को दुनिया वॉर ट्रेन क्यों कहती है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि आज 45 वर्षों के बाद जब भारत की तरफ से भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का वहां कैसे जबरदस्त स्वागत हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 23 अगस्त को वो यूक्रेन के लिए यहीं से रवाना हो जाएंगे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में भारत के महाराजा जाम साहब के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने सोवियत संघ से जान बचाकर आए पोलैंड के 6000 बच्चों को भारत में अपने यहां शरण दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड के दौरे पर गए थे और अब 45 वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री भारत के पोलैंड के दौरे पर पहुंचे हैं और वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर भी जाएंगे और ये दौरा 2 कारणों से बड़ा खास होने वाला है। पहली वजह यह कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने के लिए उस ट्रेन में सफर करेंगे जिसे वॉर ट्रेन कहा जाता है, यानी युद्ध की ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयर फोर्स 1 से प्रेरित है और यह ट्रेन पोलैंड से कीव के बीच चलती है
और इस ट्रेन को वॉर्सो से कीव पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी 10 घंटे ट्रेन में बैठकर फिर कीव पहुंचेंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन की 700 किलोमीटर की यात्रा को एक ट्रेन के जरिए पूरा करेंगे और उन्हें कीव में सिर्फ 7 घंटे रुकने के लिए लगभग 20 घंटे एक ट्रेन में सफर करना होगा, जिसमें 10 घंटे पोलैंड से कीव पहुंचने में लगेंगे और 10 घंटे कीव से वापस पोलैंड पहुंचने में लगेंगे। और इस तरह 27 घंटे के इस दौरे में 20 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्रेन में सफर करना होगा, और यह वो ट्रेन है जिसे यूक्रेन आयरन डिप्लोमेसी का नाम देता है। वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तब यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था और उसके बाद यूक्रेन पहुंचने के सभी सड़क मार्ग भी असुरक्षित हो गए थे। और उस समय दुनिया ने यह कहा कि अब जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, तब तक दुनिया का कोई नेता यूक्रेन की भूमि पर कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि एयर स्पेस बंद होने के कारण हवाई जहाज वहां से जा नहीं सकता, लैंड नहीं कर सकता, टेक ऑफ नहीं कर सकता, और सड़क मार्ग असुरक्षित है क्योंकि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इसके बाद जिस रेल मार्ग से लाखों लोग यूक्रेन से अपनी जान बचाकर अपने पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे, उसी रेल मार्ग को यूक्रेन ने अपनी आयरन डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाया और वो इसी मार्ग से दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को इस युद्ध के बीच अपनी राजधानी में लाकर बड़ी बड़ी बैठकें करने लगा।